नमस्कार, मैं अनुज पांडे। मेरी ओर से आप सभी को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन शक्ति, संपत्ति, समृद्धि, सद्भावना और सद्विचार से परिपूर्ण रहे। आपके सम्मुख आने वाली चुनौतियों को आपका मजबूत इरादा टिकने ना दे। आप अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों को हासिल करें जिससे आने वाली पीढ़ी आपसे सदियों तक प्रेरणा लेती रहे। आइए इस नव वर्ष के अवसर पर अपने देश के सम्मुख आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं की तलाश करें। आज भारत विकास की यात्रा पर अग्रसर है। भारत के लिए अगले साल में क्या कुछ होने वाला है, इस सवाल पर विचार इससे भी जुड़ा है कि हम भारत के लिए क्या कुछ चाहते हैं और उभरती परिस्थितियों में क्या कुछ संभव है। इस सिलसिले में यह भी याद रखना जरूरी है कि आज दुनिया में परस्पर निर्भरता एक अनिवार्य नियति बनती जा रही है। हम सब ने देखा कि चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने विश्व को एक ऐसी महामारी की चपेट में ले लिया जिससे लाखों लोगों के जीवन की क्षति हुई और भारी आर्थिक नुकसान हुआ। ऐसे ही यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे संसार में आर्थिक कठिनाई बढ़ा रहा है। इस बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहल की और उसकी साख में वृद्धि हुई। सुरक्षा परिषद और G20 समूह की अध्यक्षता के साथ भारत की वैश्विक उपस्थिति निश्चित ही फलदायी होगी। पड़ोसी देशों के हालात संतोषजनक नहीं हैं और बहुत जल्द सुधार की आशा भी नहीं दिखती। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट गहराता दिख रहा है। चीन का रुख भी मुश्किलें पैदा करने वाला ही है। पड़ोसी देशों की यह स्थिति भारत के लिए सजग और सतर्क राजनय और सामरिक तत्परता की जरूरत को रेखांकित करती है। भारत का आधुनिक लोकतंत्र 75 वर्षों की यात्रा के बाद अब अंग्रेजी राज के उपनिवेश की विकट छाया से मुक्ति की कोशिश कर रहा है। उसकी आहट शिक्षा की संरचना, विषय वस्तु और प्रक्रिया में दिखने लगी है। परिवर्तन की अस्त व्यस्तताओं के साथ शैक्षिक ढांचे को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए राज्यों और केंद्र में कई स्तरों पर गहन तैयारी की जरूरत है। शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक संरचना आदि के मोर्चों पर आगे बढ़ने के लिए आर्थिक निवेश भी जरूरी होगा ताकि आवश्यक अवसंरचना स्थापित और संचालित हो सके। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ाव को भी आगे बढ़ाना होगा। आज हाइब्रिड प्रणाली तेजी से विकसित हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा पूरक और विकल्प दोनों ही रूपों में अपनाई जा रही है। इन दृष्टियों से यह साल बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होगा। आज भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है और गांवों की परिस्थितियां देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। किसानों के पिछले आंदोलन की दुखद स्मृति अभी भी ताजा है। खाद, बीज, सिंचाई व्यवस्था और बाजार से जुड़ी नीतियों पर संवेदना के साथ विचार जरूरी है। आशा है कि उन मुद्दों के समाधान की राह निकलेगी और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को देखते हुए देसी बीज और जैविक खेती को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दूध, फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि जरूरी है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य की चुनौती विकराल हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण, भोज्य पदार्थों में मिलावट, महंगी दवाएं, अस्पतालों की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं का बाजारीकरण स्वास्थ्य को आम आदमी की पहुंच से दूर कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नैतिकता पर बहस हो रही है। टेलीमेडिसिन का विस्तार होना चाहिए। जनसंख्या को देखते हुए चिकित्सकों की संख्या अपर्याप्त है, इसलिए स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार पर प्राथमिकता से अमल करना जरूरी होगा। कोविड की लड़ाई में देश की उपलब्धि सराहनीय थी और उससे उबर कर देश का आर्थिक विकास पटरी पर आ रहा है। कोविड की नई दस्तक पर सजगता जरूरी है। मीडिया और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल नेटवर्क साइट्स का जिस तरह से कल्पनातीत विस्तार हुआ है, उसने लोगों की मानसिकता, आचरण और वैचारिक परिपक्वता को हिला दिया है। उसकी प्रभाव क्षमता, रोचक सामग्री, तीव्र गति और इंटरेक्टिव होने के कारण बहुत बढ़ गई है। संवाद और संचार की दुनिया पर इस तरह का कब्जा जमाकर समाज का मन मस्तिष्क कब्जे में करने की यह कोशिश न केवल नए सामाजिक वर्ग और भेद बना रही है, बल्कि मनुष्यता का भी मनीषीकरण करती जा रही है। उसका विवेक, उसकी सामाजिकता और आत्मबोध सबको समेटते और ध्वस्त करते हुए यह प्रौद्योगिकी निजी और सामाजिक रिश्ते नातों को खंडित करती जा रही है।
इसे नियंत्रित करने की व्यवस्था आवश्यक है। न्याय का क्षेत्र एक दुखती रग है। इधर अभी तक व्यवस्थित रूप से ध्यान नहीं दिया जा सका। न्यायाधीशों की कमी और करोड़ों की संख्या में प्रतीक्षारत मामले ऐसे तथ्य हैं जिनकी उपेक्षा घातक हो रही है। न्याय व्यवस्था को औपनिवेशिक आधारभूमि से पूरी तरह से निजात नहीं मिल सकी है। किफायती, शीघ्र और संतोषप्रद न्याय पाना अभी भी टेढ़ी खीर है। इसी तरह भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी शासन या सुशासन व्यवस्थित स्थापित करना अभी भी अब अधूरा सपना है। बढ़ते आर्थिक अपराध, पद और अधिकार का दुरुपयोग, संस्थाओं की स्वायत्तता का नाश और राजनीति में अनपढ़, धनी, वंशवाद और अपराधी लोगों का बढ़ता वर्चस्व ऐसी स्थितियां बना रहे हैं जो आम जन में राज्य व्यवस्था के प्रति संदेह पैदा करती है। बाजार, वैश्वीकरण और व्यक्ति के निजी सुख की बेतहाशा बढ़ती चाहत ने सामाजिकता को हाशिए पर धकेल दिया। राजनीतिक दलों में वैचारिकता और अनुशासन की गहराती कमी चिंताजनक होती जा रही है। यह दुखद है कि जाति, आरक्षण, भाषा, शिक्षा और मजहब से जुड़े मुद्दे अक्सर अल्पकालिक राजनीति स्वार्थ के चलते सद्भाव के साथ नहीं सुलझाए जाते। आज देश सेवा के मूल्य को पुनः प्रतिष्ठित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। निजी लाभ और समाज कल्याण के द्वंद्व की जगह उनकी परस्पर पूरकता को पहचानने की जरूरत है। अमृतकाल हमसे पुण्यकारी संकल्प की मांग करता है और यह अवसर देता है कि हम अपने मनोदेश में भारत को स्थान दें। यदि भारत हमारा है तो हमें भी भारत का होना चाहिए। भारत की समृद्धि में ही हम सभी की समृद्धि निहित है।